हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का हम यूनिट 5 आज स्टार्ट करने वाले हैं और आपका यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपके 1, 2, 3, 4 यूनिट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सबको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, कवर करा चुकी हूँ नोट्स के साथ। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करके वहां पर आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ना चाहें चेक करके पढ़ सकते हैं। हर एक नोट आपको मिल जाएगा, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना चुकी हूँ कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं आपके पेपर में, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपका यूनिट 5 पढ़ते हैं। यूनिट 5 है आपका संस्कृति और सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृति। तो संस्कृति क्या है? कल्चर। ये जो आजकल हमारे समाज का कल्चर है, और सिर्फ आजकल नहीं है, जब से समाज बना है तब से लेके अब तक हर समाज का अपना अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। तो देखिए, संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर शब्द का हिंदी रूपांतर है। यानी जो संस्कृति शब्द है वो इंग्लिश में कल्चर होता है और वो हिंदी में संस्कृति। इसका शाब्दिक अर्थ अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति से है। और संस्कृति का जो मेनली अर्थ है, एक अर्थ होता है, एक मीनिंग होती है, उसकी मीनिंग यही है संस्कृति की कि समाज की बहुत अच्छी स्थिति या समाज की सुधरी हुई स्थिति, यानी अच्छी दशा है समाज की। सामान्य संस्कृति शब्द का प्रयोग प्रशिक्षण और शिक्षा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और शिक्षा यानी एजुकेशन के द्वारा विकास या सुधार करने को कहते हैं। सामान्य संस्कृति का शब्द का प्रयोग यानी कि सामान्य रूप से कहा जाए कि संस्कृति शब्द का प्रयोग के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा के विकास या सुधार करने को कहते हैं। यानी समाज की जो दशा है उसको सुधारने में और लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देने में, ट्रेनिंग देने में, इन सब के लिए क्या संस्कृति शब्द का यूज किया जाता है। कोई व्यक्ति सुसंस्कृत उस समय कहलाता है जब वह ज्ञान से विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ अधिकार प्राप्त करता है, सामान्यतया कला, साहित्य अथवा संगीत में गति प्राप्त कर लेता है तथा शिष्टाचार और व्यवहार में कुशल माना जाने लगता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य जो समाज में रह रहा है वो उसी टाइम सुसंस्कृतिक कहा जाता है। यानी वो एक संस्कृति वाला इंसान है, वो संस्कृति को बहुत अच्छे से समझ चुका है, जान चुका है। वो बहुत, कहने का मतलब यही है कि वो तभी कहा जाता है जब वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कला हो गया, साहित्य है, संगीत है, इसके अलावा अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं उन सब में अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो उस तरह के इंसान को, सदस्य को कहा जाता है कि हाँ, ये एक सुसंस्कृतिक व्यक्ति है। जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में शिक्षित नहीं होते अथवा जिन्होंने दैनिक जीवन के आचरणों को किसी समाज में नहीं सीखा, वे व्यक्ति असांस्कृतिक कहे जाते हैं। ये मत बिल्स तथा हाइजर का है। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति और एक ऐसा इंसान जो शिक्षित नहीं है यानी एजुकेटेड नहीं है, तो उनको दैनिक जीवन में आचरणों को किसी समाज में नहीं सिखाए। यानी जो समाज का कल्चर है उस कल्चर से वो हट कर है, जो समाज का अच्छा कल्चर है उस सबको वो सीख ही नहीं पाया। कोई भी इंसान अगर, तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो एक सांस्कृतिक व्यक्ति है, उसको कहेंगे असंस्कृतिक व्यक्ति है कि उसने कल्चर को समझा ही नहीं, कल्चर तो उसके अंदर है ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है। और ये कौन कह रहा है? ये मत है बील्स तथा हाइजर का। ये विद्वान रहे हैं जिन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति संस्कृति अपने अंदर न पनप पाए, न बना पाए, समाज में जो लोग रह रहे हैं, तो ऐसे इंसान को असंस्कृतिक व्यक्ति कहा जाता है। तो स्टूडेंट देखिए,
अभी हमने पढ़ा संस्कृति यानी कल्चर का अर्थ कि संस्कृति होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आमतौर पर कहें कि किसी भी समाज का जो रहन सहन है, वहाँ का जो कानून है, जो शिक्षा है, इन सब जो है ये क्या है, उस समाज की संस्कृति है। जैसे स्टूडेंट देखिए, जितने भी समाज हैं दुनिया में, सबका अपना अपना कल्चर होता है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है वो दूसरा है, और अगर हम कहें कि साउथ इंडिया का कल्चर वो दूसरा है। दोनों जगह का कल्चर सेम नहीं है, इसीलिए अलग अलग जगहों के अलग अलग समाज के अपने अपने कल्चर होते हैं, और वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह के कल्चर में वो पनपते हैं, ढलते हैं और अपने कल्चर को सीखते हैं। तो अब हम देखेंगे संस्कृति की परिभाषाएं, यानी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कौन कौन से विद्वानों ने अपने अनुसार क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं कल्चर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको विद्वानों के स्टेटमेंट जरूर लिखने होते हैं। अगर पूछ दे कि कल्चर क्या है, तो आप जब संस्कृति को एक्सप्लेन कर लेंगे तो उसके बाद कम से कम 2 विद्वानों की डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। तो देखिए, टाइलर के अनुसार, टाइलर एक विद्वान है जो कहते हैं संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून तथा समाज की प्रथाएं इत्यादि सम्मिलित हैं। तो टाइलर का ये कहना है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है यानी भरोसा है, कला है, आचरण है, कानून है, ये सब क्या है, ये सब शामिल होते हैं किसमें, संस्कृति में। यानी एक समाज में विश्वास होता है, कला होता है, आचरण होता है, रहन सहन होता है, कानून होता है, ज्ञान होता है, व्यवहार होता है, ये सब कुछ क्या है, समाज की संस्कृति होती है। उसके बाद देखिए दूसरा, A.L. क्रोबर के अनुसार। अब A.L. क्रोबर क्या कहते हैं, देखिए, संस्कृति मनुष्य की एकमात्र विशेष उपज है और सृष्टि में इसका विशेष गुण है। तो A.L. क्रोबर का कहना है कि जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो मनुष्य की एकमात्र विशेष उपज है। यानी उनका कहना ये है कि अगर किसी समाज की कोई संस्कृति ना हो, कोई कल्चर ना हो, और वहाँ के लोग उस कल्चर को कुछ समझे ही ना, तो क्या वहाँ के लोगों में अच्छा व्यवहार होगा, क्या वहाँ का रहन सहन अच्छा होगा, उस समाज की स्थिति अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए संस्कृति हर एक समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और संस्कृति ही मनुष्य की इकलौती उपज होती है जो लोगों में रहन सहन, लोगों में अच्छी स्थिति पैदा करती है, अच्छा व्यवहार बनाती है, शिक्षा, कानून, सब कुछ को बहुत अच्छा बनाती है, कला, साहित्य, इन सब चीजों को डेवलप करती है। कैसे, संस्कृति। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने संस्कृति का अर्थ पढ़ लिया, संस्कृति की परिभाषाएं पढ़ ली, जो कि दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम देखेंगे संस्कृति की विशेषताएं। तो इस स्टूडेंट्स एग्जाम में चाहे तो सिर्फ आपका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि संस्कृति क्या है, स्पष्ट कीजिए, संस्कृति से क्या आशय है। तो आपको पता चल गया कि संस्कृति क्या है। संस्कृति लिखने के बाद आप उसमें स्टेटमेंट दे दीजिएगा विद्वानों का, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है कि संस्कृति का आशय स्पष्ट कीजिए, परिभाषाएं लिखिए और उसकी विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संस्कृति की विशेषताएं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला पॉइंट है आपका सीखा हुआ व्यवहार। मनुष्य समाज का सदस्य होता है। मनुष्य क्या है, समाज का सदस्य है, और मनुष्यों से ही समाज है। अगर मनुष्य ही ना हो तो क्या समाज होगा, नहीं होगा, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग ही मनुष्य हैं और मनुष्यों से ही समाज बना है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। स्टूडेंट, ये हम आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 1 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समाज जो सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी यहाँ पे रहने वाले लोगों का एक दूसरे से संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो यही जो रिलेशन है, संबंध है, इससे मिलके क्या बनता है, एक जाल बनता है लोगों के रिलेशन का। समाज में अनेक समूह और संस्थाएं होती हैं जिनमें निरंतर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं,
और समाज में क्या है, समूह होता है, संस्थाएं होती हैं, जो भी हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। आपके पहले की यूनिट्स में ये टॉपिक आ चुका है, इसको हम पढ़ चुके हैं, समूह और संस्थाएं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए समाज में क्या होते हैं, अनेकों समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, संस्थाएं होती हैं, जिनमें क्या है, निरंतर यानी लगातार कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं और इन्हीं अंतर क्रियाओं में व्यक्ति का समाजीकरण होता रहता है। और क्या है, जो समूह में, संस्थाएं में जो क्रियाएं होती रहती हैं उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य, उनका समाजीकरण होता रहता है। व्यक्ति समाज में रहकर जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो देखिए जब संस्थाओं में और समूह में मनुष्य रहते हैं तो उनको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। समाज में रहकर व्यक्ति जब पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बचपन से लेकर चलना सीखता है, बोलना सीखता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है और हर एक चीज़ को वो सीख जाता है। जो समाज का कल्चर है, संस्कृति है, उन सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि सीखा हुआ व्यवहार से यही मतलब है कि व्यक्ति समाज में रहता है, उसका जन्म होता है और मृत्यु तक वो कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है, अनुभव प्राप्त करता रहता है, जो आगे चलकर संस्कृति का रूप धारण कर लेता है। यानी स्टूडेंट जब कोई बच्चा पैदा होता है, सीखते सीखते जब बड़ा हो जाता है तो वो बहुत कुछ समाज से सीख लेता है और वही जो वो सीखता है बाद में वो संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। दूसरा पॉइंट है आदर्शात्मक। संस्कृति समूह के सदस्यों के व्यवहारों का आदर्श रूप होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे आदर्श मानता है। संस्कृति में सामाजिक विचार, व्यवहार, प्रतिमान एवं आदर्श प्रारूप हैं और इन्हीं के अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पॉइंट में ये कहने का मतलब है कि संस्कृति समूह के सदस्यों के व्यवहारों का आदर्श रूप होती है। यानी समाज में रहने वाले जो सदस्य हैं वो एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके व्यवहारों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान होता है। और जितने भी समाज में विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, ये सब क्या है, आदर्श का प्रारूप होता है। क्योंकि अगर समाज में एक दूसरे का कोई इज्जत, कोई आदर सम्मान ही न किया जाए तो उस समाज के हम कह नहीं सकते कि उस समाज की संस्कृति अच्छी है, वहाँ का कल्चर अच्छा है। वही समाज अच्छा है जहाँ पे लोगों का मान हो, जहाँ पे लोगों की इज्जत हो, लोगों का व्यवहार अच्छा हो, लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। तो वो जो होता है ऐसा समाज की संस्कृति हम कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। अब देखिए संस्कृति की विशेषताओं में तीसरा पॉइंट है सामाजिक। व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, जो समाज में मनुष्य रह रहे हैं, जो व्यक्ति रह रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ही संस्कृति का निर्माण होता है। यानी क्योंकि समाज में रहने वाले लोग ही तो अच्छा व्यवहार करते हैं, वहाँ का रहन सहन बनाते हैं, वहाँ हर एक चीज को कौन डेवलप करता है, मनुष्य ही करता है अपने विचारों से, अपने कार्यों से। तो अगर मनुष्य का ही आचरण अच्छा न हो, व्यवहार अच्छा न हो, काम कार्य अच्छे न हो, तो समाज की संस्कृति अच्छी नहीं बन सकती। इसलिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति ही संस्कृति का निर्माण करता है और हर व्यक्ति में संस्कृति के गुण पाए जाते हैं और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों में जो संस्कृति का गुण है वो पाया जाता है। हर व्यक्ति संस्कृति के संबंध में प्रयत्नशील रहता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, हर इंसान संस्कृति के संबंध में यानी संस्कृति को अच्छा बनाने में लगा रहता है, किंतु संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती। देखिए हर व्यक्ति तो संस्कृति को, अपने समाज की संस्कृति को अच्छा से अच्छा बनाने में लगा रहता है, कोशिश करता है, लेकिन संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती। यानी सिर्फ एक व्यक्ति संस्कृति नहीं बनाता, समाज में रहने वाले सभी लोग मिलकर संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसलिए जो संस्कृति है वह सामाजिक होती है। सिर्फ एक अकेला व्यक्ति संस्कृति नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति संस्कृति बनाए समाज की और सिर्फ उसी के अंदर संस्कृति के गुण पाए जाएं। समाज में रहने वाले सभी लोग संस्कृति मिलकर बनाते हैं और सभी में संस्कृति के गुण पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को संस्कृति नहीं कहा जाता। किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को संस्कृति नहीं कहा जाता।
संस्कृति सामाजिक गुणों का नाम है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के अंदर कोई गुण है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये संस्कृति है, बल्कि जो संस्कृति है वो सामाजिक गुणों का नाम है। संस्कृति में सभी सामाजिक गुणों का समावेश होता है, जैसे धर्म, प्रथाएं, परंपरा, रीति रिवाज। देखिए स्टूडेंट, जो समाज का संस्कृति होती है उसमें क्या चीजें होती है, सभी चीजों का समावेश होता है, जैसे धर्म है, प्रथा है, परंपरा है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, कानून इत्यादि। यानी समाज का रहन सहन, वहाँ का कानून, वहाँ की प्रथाएं, वहाँ का धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, इस सभी चीजों से मिलकर ही वहाँ की संस्कृति बनती है। संस्कृति समूह के सदस्यों के व्यवहारों में एक रूपता लाती है, और जो संस्कृति है वो सब समूह के सदस्यों में व्यवहारों में एक रूपता लाती है। लोगों में एक रूप होता है, लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और उनके व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छे होते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सब संस्कृति ही है। तो स्टूडेंट देखिए, अब संस्कृति की विशेषताओं में चौथा पॉइंट है संचारशील। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जो अनेक पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता रहता है। स्टूडेंट देखिए, संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है, जिसको अभी हमने संस्कृति की विशेषता में पहला पॉइंट पढ़ा था कि संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। समाज में लोग रह के संस्कृति को सीखते हैं, समाज की संस्कृति बनती है, उसका निर्माण होता है और अनेक पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती रहती है। यानी स्टूडेंट, मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं, जो हम समाज में रहते हैं, सबके मम्मी पापा हैं, जो उनके अंदर संस्कृति है, उनके अंदर संस्कृति का गुण है। मगर अगर हम छोटे हैं, मान लीजिए हम छोटे बच्चे जो हैं, चलिए हम तो बड़े हो गए, हम छोटे बच्चों को ले लेते हैं जो छोटे हैं अभी, तो उनके अंदर क्या, अभी वो बच्चे हैं, नादान हैं, मासूम है, उनके अंदर संस्कृति अभी नहीं होती है। तो फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनके मम्मी पापा उनको सिखाते हैं, तो क्या है, अपने अंदर की जो अच्छी संस्कृति है वो अपने बच्चों को भी देते हैं, सिखाते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो अनेक पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता रहता है। मनुष्य ज्ञानी प्राणी है, और जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो ज्ञानी प्राणी है, क्योंकि मनुष्यों के पास ज्ञान होता है। क्या जानवरों के पास ज्ञान होते हैं? क्या जानवर कॉलेज में, स्कूल में जाके पढ़ते हैं? नहीं, एनिमल्स नहीं जाते। मगर क्या इंसान जाते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ती है उनकी, पढ़े लिखे होते हैं, तो क्या उनके पास हर एक चीज की नॉलेज होती है। अतः वह अपने ज्ञान के आधार पर अपने सीखे हुए व्यवहारों को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। और जो मनुष्य है, यानी जो मनुष्य हैं, वो अपने ज्ञानों को अपनी जो आने वाली पीढ़ी होती है उनको भी हस्तांतरित करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, बचपन से ही अच्छी बातें सीखते सीखते जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर भी संस्कृति के गुण आ जाते हैं। और इस हस्तांतरण का आधार उस समूह की भाषा और उस समूह के द्वारा स्वीकृति, प्रतीक या चिन्ह होते हैं। संचारशीलता के कारण ये संस्कृति हजारों लाखों वर्षों के बाद भी नष्ट नहीं होती है। तो देखिए, और हस्तांतरण के आधार, जब लोग अपने ज्ञान को, अपनी संस्कृति को अपने पीढ़ियों में हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो समूह की भाषा और समूह के द्वारा स्वीकृत प्रतीक या चिन्ह होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को सिखाया जाता है, अच्छी चीजें संस्कृति में उन्हें ढाला जाता है, तो क्या है, वो समाज द्वारा स्वीकृत प्रतीक है, चिन्ह है। ऐसा नहीं है कि हम संस्कृति में ढल चुके हैं तो आने वाली पीढ़ियों में वो चीजें उनको नहीं सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। और समाज इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ, जो नई पीढ़ी आ रही है उनको संस्कृति में ढालना है, उनको सिखाना है। संचारशीलता के कारण ही संस्कृति हजारों लाखों वर्षों के बाद भी नष्ट नहीं होती है। सही बात है स्टूडेंट, संस्कृति कभी नष्ट नहीं होगी। हर कोई अपने आने वाली पीढ़ियों में अपने गुण को, अपने संस्कृति को, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करता है। सो स्टूडेंट, हमने संस्कृति का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे सभ्यता का अर्थ एवं परिभाषा। तो अब हम समझेंगे कि सभ्यता क्या होती है। तो देखिए, हम मैकाइवर के अनुसार देखेंगे और समझेंगे कि सभ्यता क्या है। मैकाइवर विद्वान है और ये कहते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में
जिस संपूर्ण कला, विकास और संगठन की रचना की है उसे हम सभ्यता कह सकते हैं। तो मैकाइवर का कहना यह है कि मनुष्य जो समाज में रहने वाले मनुष्य हैं, उन्होंने अपने जीवन की दशाओं को, यानी अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी दशाओं को नियंत्रित करने के लिए जिन चीजों का निर्माण किया है, जिन चीजों को बनाया है, वो सब चीजों को हम सभ्यता कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट समझिए कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी, तो वहाँ तब उस टाइम लोगों ने क्या बनाए, मकान बनाए, बर्तन बनाए, तो क्या थी, ये सब उनकी आवश्यकताएं थी। तो कहने का मतलब यही कि सभ्यता वही होती है कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी चीज का निर्माण करता है, बनाता है, तो वो क्या है, वो उसकी सभ्यता होती है। अब देखिए गिलीन और गिलीन के अनुसार ये क्या कहते हैं, सभ्यता संस्कृति की अधिक जटिल तथा विकसित रूप है। सभ्यता संस्कृति की अधिक जटिल, यानी जो किसी संस्कृति अभी हमने पढ़ी है, तो सभ्यता जो है संस्कृति की अधिक जटिल यानी अधिक कठोर और विकसित रूप है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे सभ्यता की विशेषताएं। तो स्टूडेंट ये जितने भी टॉपिक्स आज हम पढ़ रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। और नोट्स को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे देंगे। और स्टूडेंट हम इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आप भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। तो स्टूडेंट चलिए देखिए सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपका सभ्यता की विशेषता में पहला पॉइंट है, सभ्यता उपयोगिता से संबंधित है। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि सभ्यता क्या है, जब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी चीज का निर्माण करता है, कुछ भी बनाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में, तो वो सभ्यता बनती है। जैसे देखिए हवाई जहाज, मोटर, रेल, बस, रेडियो आदि जो सभ्यता के अंग हैं, ये सभी उपयोगी हैं। स्टूडेंट देखिए सभ्यता क्या है, भौतिक है, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि देखिए हवाई जहाज, मोल, रेडियो, सब कुछ, हर चीज को मनुष्य ने ही बनाया है। और सभ्यता मूर्त होती है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे देखिए जहाज है, मोटर है, रेल, बस, रेडियो, इन सब चीजों को क्या है, हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और हमारे लिए उपयोगी भी है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, सभ्यता कार्य प्रणाली अथवा साधन है। तो देखिए जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। रेडियो से हम गीत भी सुन सकते हैं और समाचार भी। तो स्टूडेंट देखिए जिन चीजों को इंसान बनाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो क्या है, सभ्यता होती है। तो देखिए रेडियो से हम क्या है, गीत सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, और हम न्यूज, समाचार को भी सुन सकते हैं। तो ये क्या है, सभ्यता कार्य प्रणाली अथवा एक साधन ही है। उसके बाद तीसरा है, सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है। स्टूडेंट देखिए जो सभ्यता है, निरंतर प्रगति का मतलब उसमें लगातार और ज्यादा प्रोग्रेस होता है, वो बढ़ता रहता है। क्योंकि बात करें पहले जमाने की, तो देखिए पहले पानी वाला जहाज था, अब क्या है, एरोप्लेन है, घंटों का टाइम लगता है कहीं जाने में। तो क्या है, ये धीरे धीरे सभ्यता और आगे बढ़ती जा रही है। सभ्यता पीछे की ओर नहीं लौटती। उदाहरणतः रेलगाड़ी के बाद हवाई जहाज, और हवाई जहाज के बाद ध्रुव गति से चलने वाले रॉकेट, विमानों का प्रचलन हो गया। अर्थात भौतिक साधनों में निरंतर प्रगति होती है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या सभ्यता पीछे की ओर जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आप पहले जमाने की सभ्यता से देखते देखते आए, तो अब की जो सभ्यता है वो काफी ज्यादा बदल गई है। देखिए रेलगाड़ी के बाद जहाज, और हवाई जहाज के बाद द्रुत गति से चलने वाले रॉकेट, विमान का प्रचलन हो गया है। और भौतिक साधनों में निरंतर प्रगति होती है, यानी जो भौतिक साधन है उसमें निरंतर यानी लगातार प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, नई नई चीजें बनती जा रही हैं। चौथा पॉइंट है, सभ्यता बिना प्रयास के सफलता से फैलती है। सभी मुल्कों के लोग वैज्ञानिक मशीनों का उपयोग सीखते जा रहे हैं और इन्हें अपना रहे हैं। भारत में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण दैनिक जीवन का अंग बनते जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो सभ्यता है बिना प्रयास के,
बिना प्रयास के सफलता से फैलती है। यानी सभी देशों के लोग जो वैज्ञानिक हैं मशीनों का उपयोग सीख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। भारत में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण जो है दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ का जो अंग बनता जा रहा है। यानी बिना प्रयास के ही वो और भी ज्यादा सफल होती जा रही है, सक्सेस होती जा रही है, फैलती जा रही है। यानी सभ्यता कभी पीछे नहीं जा सकती, डे बाय डे वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो स्टूडेंट, देखिए आज की वीडियो में हमने संस्कृति और सभ्यता का अर्थ, परिभाषाएं और उनकी विशेषताओं को पढ़ा और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपके यूनिट 5 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे संस्कृति और सभ्यता के बीच संबंध और संस्कृति और सभ्यता के बीच क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उसके ऊपर होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।